नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा अवनिमास तकदी कक्षा 10 विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम भोजन और मानव स्वास्थ्य है। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि जो भोजन है वो मानव शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है। भोजन मानव शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है। जैसे भोजन है मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर के अंदर टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। अब विद्यार्थियों, हम भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले जो हमारा जो भोजन है उसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं और जो भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं, पहले उनके बारे में अपना अध्ययन करते हैं। जैसे भोजन के 6 घटक हैं मुख्य रूप से। एक नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है और जल है। ये भोजन के अवयव, ये भोजन के घटक है। ये तो हमारे भोजन के अंदर ये सभी घटक उपस्थित होना जरूरी है। तो उसके बाद अपन पढ़ते हैं संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किस प्रकार का होता है। अपन भोजन तो करते हैं, लेकिन अपन को करना है बैलेंस फूड करना है, संतुलित भोजन करना है। तो संतुलित भोजन का मतलब होता है कि वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्व, ये 6 पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण और जल, ये सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। एक शब्द यहाँ पे है प्रचुर मात्रा में। प्रचुर का मतलब होता है, प्रचुर मात्रा का मतलब होता है कि जितनी मात्रा अपन को चाहिए उतनी ही मात्रा अपन को लेनी है, ना तो कम और ना अधिक। प्रचुर मात्रा का मतलब ये होता है। तो एक बार वापस देखते हैं अपन संतुलित भोजन की जो परिभाषा है। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। और सभी पोषक तत्व का मतलब ये 6 पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, तो वो संतुलित भोजन कहलाता है। अब जो संतुलित भोजन है, इसके अपन को परीक्षा में कई बार इसके लाभ पूछ लेते हैं कि जो संतुलित भोजन है, संतुलित भोजन के कौन कौन से लाभ होते हैं या संतुलित भोजन हमारे शरीर में किस प्रकार लाभदायक होता है। तो जो संतुलित भोजन है, नंबर 1, ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। यदि हम संतुलित भोजन नहीं ले रहे हैं तो हम बार बार बीमार रहते हैं, अपन की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है। तो संतुलित भोजन लेंगे अपन तो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। नंबर 2, दूसरा लाभ है इसका, ये हमें बीमारियों से बचाता है। यदि हम प्रचुर मात्रा में संतुलित भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी, ये हमें बीमारियों से बचाता है। और नंबर 3 इसका लाभ है, ये हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है। और अब आता है इसके बाद असंतुलित भोजन। इसका अपोजिट उल्टा है इसका। असंतुलित भोजन संतुलित भोजन का उल्टा है, बैलेंस फूड। और ये जैसे इसकी परिभाषा की, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। और इसके अंदर असंतुलित भोजन के अंदर क्या होगा, वह भोजन जिसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है। इसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और इसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है, पोषक तत्वों की कमियां होती है, तो वो अपन का कहलाता है असंतुलित भोजन। एक बार वापस इसकी परिभाषा अपन देखते हैं। वह भोजन जिसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है, मतलब ये जो पोषक तत्व 6 पोषक तत्व है, ये 6 पोषक तत्व की इनके अंदर कमी पाई जाती है, इनका अभाव होता है, तो उसको अपन असंतुलित भोजन कहते हैं। और इसका जो संतुलित भोजन के तो होते हैं लाभ, और असंतुलित भोजन की हानियां, मतलब असंतुलित भोजन मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार कुप्रभाव डालता है, इसका उल्टा है। इसके अंदर पहला अपन ने लाभ क्या पढ़ा था, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो असंतुलित भोजन का कुप्रभाव हो जाएगा, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है। यदि अपन असंतुलित भोजन ले रहे हैं तो प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, प्रतिरोधक क्षमता घटेगी। दूसरा इसका लाभ पढ़ा था हमने कि ये हमें बीमारियों से बचाता है।
संतुलित भोजन। तो असंतुलित भोजन क्या होगा, ये हमें मतलब असंतुलित भोजन लेंगे तो शरीर के अंदर बीमारी अधिक होगी, अपन बार बार बीमार रहेंगे। और तीसरा इसका संतुलित भोजन का लाभ पड़ा था कि ये हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है। और असंतुलित भोजन ग्रहण करेंगे, पोषक तत्वों का अभाव होगा तो अपन की याददाश्त शक्ति कमजोर होगी, स्मरण शक्ति कमजोर होगी। तो ये संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन की जो परिभाषा है वो इनके लाभ है और असंतुलित भोजन की हानियां है। तो विद्यार्थियों, अब एक टॉपिक आता है अगला अपन का कुपोषण। कुपोषण, कुपोषण की पहले अपन परिभाषा देखते हैं। जब भोजन में किसी एक पोषक तत्व की लंबे समय तक जब भोजन में किसी एक पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी होती है, अपन भोजन कर रहे हैं, लंबे समय तक किसी एक पोषक तत्व को अपन भोजन के अंदर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाएगा। मतलब वह भोजन जिसमें एक पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, कुपोषण। ये शब्द लिखना जरूरी है कि वह भोजन जिसमें एक पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी होने के कारण, एक पोषक तत्व लंबे समय तक अनुपस्थित होने के कारण वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है, वह स्थिति कुपोषण कहलाती है। कुपोषण है तो अब इसके अलग अलग प्रकार हैं कुपोषण के। तो इसके कुपोषण के कुल 3 प्रकार है। एक नंबर पे आता है अपन का प्रोटीन कुपोषण आता है, 2 नंबर पे आता है खनिज कुपोषण और विटामिन कुपोषण। तो कुपोषण है इसके कुल 3 प्रकार है, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण और विटामिन कुपोषण। कितने प्रकार हुए? 3। कौन कौन से? वापस एक बार, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण और विटामिन कुपोषण। पहले अपन को कुपोषण की परिभाषा याद करनी है, फिर इसके प्रकार याद करने कुपोषण के। तो कुपोषण के 3 प्रकार हो गए। अब अपन एक एक सबका वापस अध्ययन करते हैं। खनिज कुपोषण आता है पहला अपन का, खनिज कुपोषण। तो खनिज, मानव शरीर के अंदर अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, आयरन लोह तत्व होता है, पोटेशियम होता है। तो जब शरीर के अंदर इनकी कमी हो जाती है, ये खनिज तत्व है, कौन कौन से? एक तो कैल्शियम है, पोटेशियम है, लोह तत्व है, ये खनिज तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं। जब अपन भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो यदि इन खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, किनकी? कैल्शियम की, लोह तत्व की और पोटेशियम की, इनकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति खनिज कुपोषण कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। जब भोजन में खनिज तत्व, जैसे अब खनिज तत्व कौन कौन से है? आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इनका अभाव होता है भोजन के अंदर, अपना आयरन नहीं ले पा रहे हैं, कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं और जो पोटेशियम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर इन खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो व्यक्ति खनिज कुपोषण का शिकार हो जाता है। वापस एक बार परिभाषा देखते हैं। वह भोजन जिसमें खनिज तत्व जैसे आयरन है, कैल्शियम, पोटेशियम, इन खनिज तत्वों का अभाव होता है तो अपन वह स्थिति खनिज कुपोषण कहलाती है। तो अब जैसे आयरन है, लोह तत्व है, ये किन किन भोज्य पदार्थों के अंदर पाया जाता है? अपन के शरीर को आयरन की जरूरत होती है, तो ये आयरन अपन को कहाँ से मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियां है, फल है, फूल है, इनको खाने से शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में आयरन मिलती है। तो शरीर को आयरन उपलब्ध करवाना है, आयरन की पूर्ति करवानी है, तो लोह तत्व की पूर्ति करवानी है तो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां है, फल फूल है, इनका सेवन करना चाहिए। और दूसरा खनिज तत्व है यहाँ पे कैल्शियम है। ये अपन के शरीर को कहाँ से प्राप्त होता है? कैल्शियम प्राप्त होता है दूध से। सबसे उत्तम स्रोत है दूध कैल्शियम का, सबसे उत्तम स्रोत है कैल्शियम का दूध। तो दूध का सेवन करने से शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। तो ये है खनिज कुपोषण हो गया। खनिज कुपोषण का मतलब है कि जब भोजन में खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, अपन लंबे समय तक खनिज तत्व ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं,
तो शरीर के अंदर इन खनिज तत्वों की कमी होने से वो व्यक्ति खनिज कुपोषण का शिकार हो जाता है। फिर विद्यार्थियों देखते हैं हम प्रोटीन कुपोषण आता है। कौन सा? प्रोटीन कुपोषण है। अब जैसे खनिज तत्वों की कमी हो रही थी तो खनिज कुपोषण है, और जब हम भोजन के अंदर लंबे समय तक प्रोटीन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, प्रोटीन का अभाव हो जाता है, तो वह स्थिति प्रोटीन कुपोषण कहलाती है। तो इसकी परिभाषा है वह भोजन जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, अपन भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, शरीर के अंदर भोजन के अंदर प्रोटीन का अभाव है, तो व्यक्ति प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाता है। अब जैसे अपन के शरीर के अंदर प्रोटीन मिलती है, तो किस भोज्य पदार्थ के अंदर ये प्रोटीन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है? तो वो है दाल। किसके अंदर? दाल के अंदर। दालों का सेवन अपन को भरपूर करना चाहिए, इससे शरीर को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध हो जाती है। तो यूँ वैसे जो दालों का राजा चने को कहा जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो सोयाबीन की दाल के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा ये अपन के सिलेबस में है, और सवाल पूछ भी रखा है बोर्ड एग्जाम के अंदर। दालों का राजा चने को कहा जाता है, लेकिन जो सर्वाधिक जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो सोयाबीन की दाल के अंदर पाई जाती है। तो प्रोटीन का जो स्रोत है वो है दालें। तो दालों का हमें भरपूर सेवन करना चाहिए, शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलती है। अब ये जो प्रोटीन होता है इसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो ये अपने के शरीर के ऊपर किस प्रकार कुप्रभाव डालता है? प्रोटीन है मानव शरीर के ऊपर किस प्रकार कुप्रभाव डालता है? तो जो प्रोटीन है इसकी कमी से मुख्य रूप से 2 रोग होते हैं। यदि भोजन के अंदर लंबे समय तक प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाए। 2 प्रकार के रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, या प्रोटीन मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार कुप्रभाव डालती है। तो एक तो है क्वासी और कोर रोग, नाम याद करना, क्वासी टुकड़ों में देख दे, क्वासी और कोर रोग होता है। और नंबर 2 होता है मेरस्मस रोग होता है। 1 नंबर पे आता है क्वासी और कोर रोग, और 2 नंबर पे आता है मेरस्मस रोग आता है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछते हैं प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना मुख्य रूप से 2 रोग होते हैं, एक तो क्वासी और कोर रोग है और दूसरा मेरस्मस रोग है। कौन कौन से रोग है? क्वासी और कोर रोग, और दूसरा है मेरस्मस रोग। अब इनके ऊपर भी एक लंबा सवाल पूछ लेते हैं कि जो क्वासी और कोर रोग है, लेकिन इसको अपन इसके लक्षण क्या है? ये शरीर के अंदर प्रोटीन नहीं ले पा रहे तो ये रोग हो जाता है क्वासी और कोर रोग, लेकिन शरीर के अंदर कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो जो क्वासी और कोर रोग है इसके लक्षण है, 1 नंबर पे तो है जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों का पेट फूल जाता है, मतलब उनके हाथ पैर बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, लेकिन एक इसका असर सीधा पेट के ऊपर पड़ता है, बच्चों का पेट फूल जाता है। और नंबर 2 है स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उस बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और नंबर 3 लक्षण है इसका, बच्चे हैं उनको भूख नहीं लगती है। ये इस क्वासी और कोर रोग के लक्षण है।